हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि भारतीय संविधान के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक श्रृंखला मैंने शुरू करी है और उसके तहत आज की जो सेशन है उसमें आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना पे हम बात करने जा रहे हैं। प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना जो संविधान के प्रारंभ में होता है प्रस्तावना, आप सब जानते हैं। ये प्रस्तावना जो था सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ये प्रस्तावना पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा की बैठक में इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी का मॉडिफाई वर्जन जो है आपका प्रियम्बल कहलाता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव आपको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा। और इसी का मॉडिफाई वर्जन आपको प्रियम्बल के रूप में देखने को मिलता है ना। प्रियम्बल आप सबको पढ़ना जरूरी है। प्रियम्बल से प्रश्न रहते हैं, निश्चित तौर पे प्रश्न रहते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सब के सब मैंने आपको इस सेशन में बताने का प्रयास किया हूं और इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से आपका कोई प्रश्न रहेगा परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और बार बार इसे देखेंगे ताकि आप सब प्रस्तावना से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपके सामने देखिए, यहां पर प्रस्तावना सामने आ चुका है। प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ना जरूरी है। आप सब इसको 1, 2 बार 3 बार प्रियम्बल को पढ़िए। इससे वर्ड से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इस प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो इस प्रस्तावना में कुल 83 शब्द हैं, 83 वर्ड हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अब यहां पर देखिए, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, सारे वर्ड महत्वपूर्ण है ना, सारे वर्ड महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनेंगे या इसे बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, है ना। ये सारे वर्ड जब हम लोग गिनेंगे तो आपको कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 83 हो जाएगी। ये भी प्रश्न आपसे रह सकता है कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो 83 शब्द हैं। ओके, प्रस्तावना को ध्यान से देखना, ये सारे वर्ड से रिलेटेड आपको प्रश्न आने वाले हैं। इसे 2-4 बार आप देखेंगे तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के श्रृंखला की ओर और प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या प्रश्न मैंने आप सबों के लिए बनाया है, तो उसे आप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न आपका आ गया। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है ना। भारत को क्या घोषित करती है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन उत्तर बी है आपका सही, है ना। अभी तुरंत मैंने पढ़ा संप्रभु, ये संप्रभुता, किसी भी राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता संप्रभुता होती है। तो संप्रभुता समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
के बारे में ये घोषणा करती। भारत कैसा है? संप्रभु है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ पाई जाती है और यहाँ पे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है और भारत गणराज्य है। ये ध्यान रखेंगे। ये सारे शब्द महत्वपूर्ण है ना, सारे शब्द महत्वपूर्ण है जो घोषणा की गई है। ओके। क्वेश्चन सेकेंड आप सब देख पा रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख आदर्श प्रस्तावना में नहीं दर्शाया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संघवाद, है ना। फेडरलिज्म कहीं वर्ड ये नहीं आया है, तो संघवाद आपका ऑप्शन ई जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रस्तावना में बाकी सब है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, संघवाद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड अब आपके सामने आ गया। प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। कौन कौन चीज की न्याय की बात कही गई है? ठीक है, तो देखो आप प्रस्तावना में पढ़े थे हम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीनों बातें कही गई हैं प्रस्तावना में। ये तीनों बातें कही गई हैं। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बातें कही गई हैं। ये तीनों, ये नहीं कहा गया है, डी नहीं है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो न्याय तीन ही है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अवधारणा में शामिल है। मतलब प्रस्तावना के द्वारा हमें प्रश्न रहेगा, प्रस्तावना के द्वारा हमें किन किन चीजों की स्वतंत्रता दी गई है, किन किन चीजों की न्याय की बात कही गई है। तो ये प्रश्न आपको ये प्रश्न जब आप देखते हैं तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अवधारणा में शामिल है कौन कौन, है ना। तो ऑप्शन देखिए ए सही है आपका। ठीक है, ए सही है। क्या है हमारा? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई। मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 स्वतंत्रता की बात कही गई है, 5 ध्यान रखिएगा। न्याय 3 स्वतंत्रता 5 ध्यान रखेंगे। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कही गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। प्रस्तावना डैश की समता को सुनिश्चित करती है। समानता, किस चीज की समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में, है ना। तो प्रस्तावना में देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। ठीक है, आगे फंडामेंटल राइट में भी मिलने वाले हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात कही गई है प्रस्तावना में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान के किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा, है ना। यहाँ 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। क्वेश्चन 2 ही शब्द को मैंने बनाया, तो यहाँ पर एक तीसरा शब्द भी है। एक तीसरा शब्द है अखंडता। ठीक है, अखंडता। हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो कैवें संशोधन के द्वारा? तो 42वां संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद कम शब्दों में सेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे, एक्सप्लेन करेंगे जब क्लासेज होंगे तो। ठीक है, तो समाजवादी कम शब्द में आप समझ सकते हैं। समाजवाद में होता क्या है? समाजवाद में प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होता है, पब्लिक ऑनरशिप होता है। मतलब अधिक से अधिक चीजों का मालिक कौन होता है? सरकार होता है। ठीक है, और सरकार का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है, देश का कल्याण करना होता है, जनता का विकास करना होता है। तो ये समाजवादी कॉन्सेप्ट हुआ आपका। ठीक है,
इसका जस्ट अपोजिट पूंजीवादी व्यवस्था होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, ठीक है। कोई निजी मालिक होगा और निजी मालिक का उद्देश्य, जब भी उद्देश्य होगा तो उसका उद्देश्य होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना होगा, ठीक है। जनता का कल्याण करना किसी भी निजी मालिक का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में, भारत की जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है। वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, किसी भी खास धर्म को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। तीसरा वर्ड है अखंडता। भारत का अब खंड नहीं हो सकता, अखंड भारत के हम लोग नागरिक हैं। खंड इसलिए नहीं हो सकता कि राज्यों को उस तरह से अस्तित्व नहीं दिया गया है ना। राज्यों का विनाश कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है, उनकी सीमा परिवर्तन कर सकती है, उनका बंटवारा कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। तो जब राज्यों का अस्तित्व ही नहीं है तो वो अलग होने की बात ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अखंडता शब्द को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसका ऑप्शन बी आप नीचे देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी आपका सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लेते हैं हम लोग और 7 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना। प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए ऑप्शन सही है, इसका प्रस्तावना का ए ऑप्शन सही है। देखो ये संविधान का भाग है, ठीक है, और इसे संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना, बाकी ऑप्शन देखो पढ़ो, भारत का संविधान का भाग नहीं है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान का भाग है लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान का भाग नहीं है लेकिन इसे संशोधित किया जा सकता है। तो ये बेहद कंफ्यूजिंग होते हैं परीक्षा हॉल में, तो पहले ही हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते, बार बार देख लेते, तो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। इसीलिए मैंने कहा एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना दर्शाती है, क्या दर्शाती है, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं का दर्शन, संविधान का उद्देश्य, संविधान की पहचान, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। डी आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो डी आपका सही होगा, मतलब सब सही है ना। प्रस्तावना में नीति निर्माताओं का दर्शन भी है, उनका उद्देश्य है, संविधान की पहचान है, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना, कौन से कथन सही है। इसका आंसर देखो डी है आपका, मतलब सारे जो कथन है वो सही हैं आपके, ठीक है। यह संविधान के अधिकार का स्रोत है, बिल्कुल सही है। यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, प्रियम्बल, ये बराबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका उपयोग संविधान की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, ओके। तो तीनों के तीनों सही हैं आपके प्रस्तावना के बारे में जो बातें कही गई, जो स्टेटमेंट है आपका वो तीनों करेक्ट हैं, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य घोषित करती है, रिपब्लिक इंडिया है हम लोग, है ना। भारत को रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ब्रिटेन में वहां का जो प्रमुख होता है वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित है, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। भारत को गणराज्य इसी सेंस में कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित है, जबकि ब्रिटेन में जो वहां के राजा रानी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो गणराज्य रिपब्लिक क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपके सामने। इसको आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शुरू होती है, किस वर्ड से शुरू होती है ना। तो देखो प्रस्तावना पढ़ना जरूरी है। तो जो प्रस्तावना शुरू होता है वो सीधा सीधी हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है।
हम भारत के लोग, ठीक है। अब हम भारत के लोग का विशेष अर्थ है, हम भारत के लोग को किस सेंस में यहाँ यूज किया गया है, तो हम भारत के लोग को यहाँ सत्ता और शक्ति स्रोत के रूप में यहाँ पर शक्ति स्रोत है ना, सत्ता और शक्ति स्रोत के रूप में ये वर्ड यूज किया गया है हम भारत के लोग। मतलब भारत को यदि सत्ता प्राप्त है किसके माध्यम से, तो हम भारतीयों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा। उसी तरह भारत शक्तिशाली है किसके बदौलत, हम भारतीयों के द्वारा बदौलत है। तो सत्ता और शक्ति के स्रोत के रूप में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रस्तावना में जितने वर्ड हैं सब सारगर्भित हैं और बहुत सारे अर्थ अपने में समेटे हुए हैं, ये बराबर ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, हम भारत के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में घोषित भारत की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, ठीक है। राज्यों का संघ है, एक मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक राज्य है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का एक संघ है ना, राज्यों का एक संघ है। तो देखो भारत राज्यों का एक संघ आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है। आर्टिकल फर्स्ट आप देखे होंगे यदि हमारा जो कंप्लीट आर्टिकल वीडियो है ना, इसी चैनल पे स्टडी विद सुधीर सर चैनल में कंप्लीट 1 to 395 आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आर्टिकल फर्स्ट में यही बात कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ ए स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही है, राज्यों का संघ, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द किस बात पर जोर देता है। बंधुत्व शब्द राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, किस पर, बंधुत्व, फैटर्निटी की बात कही जा रही है ना, फैटर्निटी की बात कही जा रही है, बंधुत्व की बात कही जा रही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखो राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व का जो प्रयोग किया गया है शब्द, बंधुत्व शब्द, फैटर्निटी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर विशेष जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है ना। उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार उल्लिखित नहीं है, ये डी ऑप्शन है ना। कहीं प्रस्तावना में हम लोग देखें, उसको बाहर से देखिएगा गौर से, तो उसमें मौलिक अधिकार शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना पढ़ने से देखो, यदि आप प्रस्तावना को बार बार पढ़ते हैं, सेट देखते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ मैंने अभी तुरंत बताया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका क्या अर्थ है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है ना। तो धर्मनिरपेक्ष में ये तीनों वर्ड स्टेटमेंट आ जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी धर्मनिरपेक्ष को क्लियर कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा में शामिल है। न्याय, कौन कौन न्याय आपको बता चुके हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, डी ऑप्शन सही है। न्याय 3 ही है, ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात कही गई है प्रियम्बल में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, प्रस्तावना किस रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना किस रूप में कार्य करती है। यहाँ देखो, संविधान की प्रस्तावना के रूप में, संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में, संविधान के दर्शन और उद्देश्यों की घोषणा के रूप में, है ना। तो ये क्वेश्चन लगातार देखने से आपको आंसर भी मिलना प्रारंभ हो गया होगा, है ना। ये ऑप्शन डी सही होगा। एक प्रस्तावना तो है ही, हमारा प्रियम्बल है, संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करता है और हमारे उद्देश्य और दर्शन की घोषणा भी करता है ये। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने संविधान की मूल संरचना को बदल दिया। इसने प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा। इसने प्रस्तावना अखंडता शब्द को हटा दिया। इस प्रस्तावना में गणराज्य की परिभाषा को बदल दिया, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया कि इस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया, साथ ही अखंडता को भी जोड़ा गया था। 3 वर्ड जोड़े गए थे, तो यहाँ ये हटाने की बात ही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका इस ऑप्शन के अनुसार, है ना। परीक्षा में प्रश्न रहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सही है आपका, ठीक है। इन 4 में से सही कौन है ये पकड़ना होता है, तो हम लोग इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रस्तावना किस दर्शन को दर्शाती है? प्रस्तावना किस दर्शन को दर्शाती है? व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारवाद, है ना। इंडिविजुअलिज्म बता रहा है, सोशलिज्म, लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी का मिश्रण दिखाता है। प्रस्तावना की जो फिलॉसफी है, प्रस्तावना का जो दर्शन है, उसमें ये तीनों चीजें हैं, बट सामाजिक न्याय की ओर झुकाव ज्यादा है। सामाजिक न्याय की ओर झुकाव के साथ उपरोक्त डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन गलत है ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना क्या है, गलत कौन है? ए गलत है, यह कानून की अदालत में लागू करने, मैं बता चुका हूं कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसे संशोधित किया जा सकता है, ये किया गया, ये संविधान का एक हिस्सा है, यह भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो ये ऑप्शन है ना, ये अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, फोर्सेबल नहीं है ना, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये बराबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया अब आपके सामने। भारतीय संविधान की उद्देशिका को किस प्रकार की विधिक पहचान प्राप्त है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय है ना, यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, यह संविधान का कोई भाग नहीं है, इसे संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था, है ना। तो देखो बी ऑप्शन इसका विधिक पहचान क्या है इसकी, यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है ना। ये कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगला प्रश्न देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आपका और इसमें आप देख पा रहे हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका का मूल आधार किस देश के संविधान से प्रेरित है ना। हमारी जो प्रस्तावना है वो बेसिकली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपको मारना है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है ना, अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल केस। केशवानंद भारती बनाम केरल केस है, 1973 का ये मामला है और इसी फैसले में संविधान की सबसे बड़ी खंडपीठ इसी केस में स्थापित हुई थी और डबल बेंचों के द्वारा इसका निर्णय किया गया था। तो उसने ही कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है ना, मतलब ये अलग नहीं है, अभिन्न अंग है, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल, ये फंडामेंटल राइट में मिलेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल केस में ये कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है या संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं ला सकती है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल केस 1973 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रमुख फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने आ गया। स्टेटमेंट है, उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा, है ना, ये ध्यान रखिएगा।
तो परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है? प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा है ना। मतलब प्रस्तावना एक ऐसे, प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना एक्चुअली ट्रेलर है और इसमें संविधान की सारी चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो N.A. पालकीवाला ने कहा कि ये प्रस्तावना जो है, उद्देशिका भी कहते हैं उसको, ये उद्देशिका संविधान का एक परिचय है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये बिल्कुल सही बात है। तो N.K. पालकीवाला ने कहा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप सब। निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को संविधान का कुंजी पत्र कहा? की नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? उद्देश्य प्रियम्बल को। ठीक है, तो यहां पर देखो के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा है? उद्देशिका को संविधान का कुंजी पत्र कहा है। ठीक है, तो आई होप ये प्रस्तावना से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न हैं, 25 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसे देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रस्तावना भी मैंने दिया है जिसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे आप सब। आई होप ये सेशन जो बेहद इंफॉर्मेटिव है, आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्रस्तावना से इन प्रश्नों को पूछा जाता है और इसे आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन को देखने के बाद। ओके, तो आई होप हमारी बात यहीं समाप्त हो रही है। एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके सामने तक मैं लगातार लेके आने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी तैयारी कॉन्स्टिट्यूशन की परफेक्ट हो जाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रश्न आपके बनने लगे। ओके, तो ये सेशन यहीं तक। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि अभी तक यदि आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पे टॉप क्वालिटी के कंटेंट और परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बराबर आपको मिलते रहेंगे। तो खुद भी इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं ताकि ये जो निःशुल्क कार्यक्रम है उसका लाभ सभी उठा सके। ओके, तो धन्यवाद। साथ ही अपना वैल्यूबल कमेंट भी अवश्य छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आप संविधान देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं आप सबों से अगले चैप्टर के साथ और अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। ओके, धन्यवाद आप सबों का।